वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, हाउ आर यू। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये जॉब्स फेक हैं या रियल हैं। तो आज मैं जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में ये से सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर की जॉब आई है, इसके हवाले से कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना रह जाए। मेरी कोशिश होगी कि आपको 100% ये सारी चीज़ें इसके रिलेवेंट जो भी मुतलका हैं वो बताऊं। तो सबसे पहले तो ये आपको जो अप्लाई करने का है, ये बिल्कुल रियल एडवर्टाइजमेंट है। इसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं है। ये खुद जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में एम्प्लॉइज़ हैं जो उधर जॉब करते हैं, उधर किसी जो है हाई लेवल अथॉरिटी ने मुझे खुद एडवर्टाइजमेंट सेंड की है। तो ये मतलब है कि ये फेक नहीं है, 100% जो है वो राइट है। और अगर इसके लिए आपको इसका फॉर्म नहीं मिल रहा, लिंक नहीं मिल रही, कोई और इशू आ रहा है आपके पास, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो कम्प्लीटली उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन नहीं करवाए हैं या स्कैन नहीं पड़े हैं आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो पहले आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करें। उसमें मार्कशीटें हैं मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की, और उसके साथ साथ आपका जो शनाख्ती कार्ड है, पिक्चर है, ये सारे स्कैन होने चाहिए, ये अपलोड होते हैं। इसके बाद में और एक बात बताऊंगे, इसमें कई कैंडिडेट्स काफ़ी जो है कंफ्यूज्ड हैं। वो इस चीज़ के हवाले से कंफ्यूज्ड है कि इसमें जो बैचलर्स डिग्री लिखी हुई है, तो वो समझ रहे हैं शायद ये जो हमारी बीए बीएससी हमने की है किस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, किसी ने बीए की है तो वो एलिजिबल है। हरगिज़ वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री 4 ईयर्स। इधर जो ये 4 ईयर्स की बात आई है ना, इसका मतलब है जिसने बीएस की हो या मास्टर्स एमए की हो वो एलिजिबल है। मतलब कोई भी डिग्री का नाम हो, बीएस हो, एमए हो, ठीक है, या कोई भी आपकी डिग्री का नाम आता है, एमएससी आता है, लेकिन वो 4 ईयर कम से कम डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादा है जैसे एलएलबी होती है तो वो लाजमी 5 ईयर की होती है, तो उसका इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 4 ईयर हो। जैसे हम बीएससी करते हैं तो वो तो इंटरमीडिएट के बाद 2 साल होती है, तो वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है जिनकी बीएससी या बीए बेशक इन सब्जेक्ट्स में है। लेकिन जिसका 4 ईयर एजुकेशन होगी, बीएस मास्टर्स होगी, वो एलिजिबल होगा। और कौन से सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इसमें सारे एलिजिबल्स नहीं है। गलती ना करें, अप्लाई ना करें, जो है आपका वो सारा कुछ मेहनत फीस सारा कुछ रायगन हो जाएगा जब आपकी डिग्री रिलेवेंट नहीं होगी। तो अभी काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं सर हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो एलिजिबल कौन से कैंडिडेट्स हैं, एक तो बिजनेस वाले, मतलब बिजनेस का मतलब है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए जिसको बोलते हैं। अगर वो डिग्री है आपके पास, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी मास्टर्स है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में है, इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, लॉ में है, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इनको छोड़ के जितने सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज में जैसे इकोनॉमिक्स हो गई वो तो आ गई, लेकिन सोशलॉजी अगर आपकी है तो आप एलिजिबल नहीं है। पोल साइंस से आप एलिजिबल नहीं है। इंग्लिश वाले बेशक मास्टर्स हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, इंजीनियर्स भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है। तो बाकी इन 4-5 डिग्री को छोड़ के कोई भी इसमें एलिजिबल नहीं है। और इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारी पोस्टें हैं, कोई 40 पोस्ट्स हैं। तो इसमें मेहनत करें और ये आईबी सखर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, तो बिल्कुल इसमें 100% मेरिट भी होगी। काफ़ी कैंडिडेट की ये भी राय होती है कि यार ये जो है वो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में बोर्ड में पैसा चलता है, ये वो, तो इसका कोई सिस्टम नहीं है। आईबी सखर का आपको पता है अभी कितने कैंडिडेट्स जो है वो मेरिट पे टीचर्स बने, तो इसमें 100% मेरिट भी होगी। और इसके साथ साथ ये भी एक बात नोट करें, काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, उसकी मास्टर्स तो इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में होगी, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक एड में, या जो आपका अकाउंटिंग है, लेकिन मसला ये होता है कि उनकी 60% यानी फर्स्ट क्लास उनका नहीं होता, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। सेकंड क्लास वाले या जिनकी 60% से कम परसेंटेज है, 50% है या 40% है, काफ़ी ऐसे भी होते हैं ना जो कॉलेज सही से करते हैं, उनकी 50%, 55, 56, 59, बेशक आपकी 58 है, 59 है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। कम से कम 60% आपकी मार्क्स होनी चाहिए, फिर आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नोट करनी है, इसके बगैर आप अप्लाई ना करें अगर इसकी आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो। उसके अलावा इसमें ये लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एमएस ऑफिस की, पावर पॉइंट, एक्सेल की, और ये लिखा हुआ है कि आपके आपके पास जो है वो स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करना जो है, किसी को समझाना, वो होने चाहिए। और इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, इस पर कमांड होनी चाहिए। ये लैंग्वेज आपकी आने चाहिए, लिखने में भी, पढ़ने में भी, सुनने में भी समझ आए। और डोमिसाइल आपके पास ये फॉर्म डी वगैरह होना चाहिए सिंध का, सिर्फ सिंध वाले एलिजिबल हैं। सिंध के अलावा किसी भी डोमिसाइल वाला इसमें अप्लाई ना करे, वो एलिजिबल नहीं है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 21
21 साल मिनिमम, कम से कम 21 साल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 साल हो। कब तक? 31 अक्टूबर 2024 तक एज जो है वो काउंट की जाएगी। और ये जो जॉब्स हैं, ये कैसी जॉब्स हैं? काफ़ी कैंडिडेट्स जो 16-17 में सर्व कर रहे हैं वो परेशान है कि सर ये भी हमें बताएं कि ये जॉब्स कैसी हैं, जॉब्स अच्छी हैं कि नहीं है। तो जो सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर है ये इक्वल होता है जैसे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, काफ़ी कैंडिडेट ने सुना भी होगा, काफ़ी आपके दोस्त सर्व भी कर रहे होंगे जो है फेडरल में। तो जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है वो फेडरल लेवल पे होता है, और जो सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर है ये आपका सिंध लेवल यानी प्रोविंशियल लेवल पे होता है। काम वही होता है, टैक्स से रिलेटेड होता है, टैक्स, इनकम टैक्स, ये वो जो चीज़ें हैं उनसे रिलेवेंट होता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। और उसका जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो भी मैंने किसी जो है वो अथेंटिक बंदे से पूछा है, तो 5 से 7 साल में असिस्टेंट कमिश्नर का जो है प्रमोशन मिलता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर तो आप सबको पता होगा कि बहुत अच्छी पोस्ट है, जैसे इनलैंड रेवेन्यू में असिस्टेंट कमिश्नर होता है, तो इसी तरह से सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी असिस्टेंट कमिश्नर फिर डीसी ऐसी पोस्टें मिल जाती है। तो कोशिश करें इसमें आप 100% प्रिपरेशन भी करें। इसका सिलेबस भी अभी से आ चुका है, जो लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर लिंक पे जाएं, और उसी लिंक पे सारा कुछ जो है वो दिया गया है। और इसकी जो फीस है और जो लिंक है, ये मैंने लिंक पहले ट्राई की थी जो इधर लिखी हुई है, इस पे तो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे जो कंसर्न बंदा है डिपार्टमेंट का उसने मुझे लिंक सेंड की, वो बिल्कुल एक्यूरेट लिंक थी, उस पर वो ओपन भी हो गया फॉर्म, और मैंने जो है वो फॉर्म को चेक किया है सारा कुछ, ताकि मैं कैंडिडेट्स को गाइड करूँ इस हवाले से। तो इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 11 नवंबर है 2024, और इसकी जो फीस है वो 1500 की इसकी फीस रखी गई है, जो आपको जो है इसमें मीज़ान बैंक में आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। IBA सखर के जो है वो IBA कराची, सॉरी IBA सखर नहीं, IBA कराची, उसका अकाउंट है ब्रांच, मीज़ान ब्रांच का, उसमें सबमिट करनी पड़ेगी। ये जो चालान है, काफ़ी कैंडिडेट ये भी पूछेंगे सर हम जैसे सिंध पब्लिक या फेडरल पब्लिक का पहले चालान जमा करते हैं फिर फॉर्म फिल होता है, तो इसमें क्या सीन है, कहाँ से चालान मिलेगा? तो इसका चालान जो है पहले नहीं है, पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भी हो जाएगा, वाउचर भी जनरेट हो जाएगा, वो वाउचर आप डाउनलोड करके बैंक में सबमिट कराएंगे। 1500 फीस होगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, वो आपको कहीं हाथ से नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो आप कोशिश करें पहले अप्लाई करें, उसके बाद जो है वो चालान सबमिट कराएं। बाकी कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो इनका भी नंबर दिया हुआ है और मेरा भी आप नंबर नोट कर लें और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके प्रिपरेशन के हवाले से भी इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा नंबर नोट कर लें 030498442224। ठीक है, 030498442224। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये बहुत अच्छी जॉब से आप लाजमी अप्लाई करें। बाकी क्वेश्चन है तो ये नंबर मैंने आपको बता दिया है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रहेगी इसके हवाले से आएगी, वो भी शेयर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलेबस भी आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करूँगा। सो मुझे इजाज़त दें, दुआ में रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।